बिस्मिल्लाह, चलें आगाज करते हैं। तब तक बाकी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हमने ये कंट्रोलर मैनेजर को देख लिया था और इसके हवाले से जो कंट्रोल प्लेन के हवाले से जो इसकी चीजें थी ना, कंपोनेंट्स थे, वो उनको हमने थोड़ा सा रिव्यू ले लिया। अब इसके बाद आती हैं नोड्स। अच्छा, नोड्स में कुबरनेटिस में हमारे पास दो तरह की नोड्स होती हैं। एक है मास्टर नोड और एक है वर्कर नोड। ठीक है। मास्टर नोड क्या कर रही होती है, वो एक्चुअली आपका जो मेन ब्रेन है, आपका कंट्रोल प्लेन है, उसका जितना भी काम होता है वो सारे का सारा मास्टर नोड के पास होता है। और इसी में सारे के सारे डिसीजन लेने होते हैं कि कब किस वर्कलोड को कैसे स्केड्यूल करना है, कैसे मैनेज करना है, वगैरह वगैरह। उसके मुकाबले में जो वर्कर नोड्स होती हैं वो सिंपली नोड भी कहलाती हैं, मशीन भी कहलाती हैं। लेकिन इनका काम जो होता है वो ये होता है कि एक्चुअली जो एप्लीकेशंस होती हैं उनकी जो कंप्यूट रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी वर्कर नोड के थ्रू मैनेज हो रही होती है। ठीक है। तो ये इसका एक आर्किटेक्चर है कि एक एंड के ऊपर हमारे पास मास्टर नोड्स होती हैं और एक एंड पे हमारे पास होती हैं वर्कर नोड। मास्टर नोड के केस में हमारे पास एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, कंट्रोलर और स्केजुलर, ये चारों चीजें हमारी मास्टर नोड पे इंप्लीमेंट हुई हुई होती हैं। जबकि इन कंट्रास्ट टू दैट, जो वर्कर नोड है ये हमारा क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सी चला रहा होता है। उसके बाद इसके ऊपर कंटेनर का कोई रन टाइम इंस्टॉल होगा, जैसा कि डॉकर वगैरह है। ठीक है ना। और इसके ऊपर फिर ये सारी चीजें प्लेस भी होती रहेंगी और यूटिलाइज भी होती रहेंगी। अच्छा, तो जो हमारा फंक्शनल आर्किटेक्चर बनता है ना, वो किसी हद तक इस पिक्चर से डिपिक्ट करता है कि जिसके अंदर हमारा सबसे पहले तो यूआई और सीएलआई होता है, जिसके थ्रू हम इस पूरे कुबरनेटिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा कंट्रोल प्लेन आता है जो कि हमारे अ, उस पे इम्प्लीमेंट हुआ होता है मास्टर नोड के ऊपर। इसके अंदर हमारी एपीआई सर्वर, स्केड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर और एडीसीडी इंप्लीमेंटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल वर्कर नोड्स आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पोर्ट्स बन रहे होते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट ये वर्कर नोड इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती हैं। अच्छा, अब ये जो एक एनवायरनमेंट होता है पूरा क्यूबरनेटिस का, वो कहलाता है क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर हमारी एक या एक से ज्यादा नोड्स आ रही होती हैं और इसमें फिजिकल हार्डवेयर और वीएम्स मल्टीपल आ रही होती है जो उस फिजिकल हार्डवेयर पे चल रही होती है। तो हर क्लस्टर में कुछ नोड्स होंगी और एक कंट्रोल प्लेन होगा जो कि उन सारी नोड्स को कंट्रोल कर रहा होगा। उसके बाद जितने भी क्लस्टर के ऑपरेशंस हैं वो क्यूबरनेटिस के अंदर उस मास्टर नोड के थ्रू उस क्लस्टर के अंदर कंट्रोल हो रहे होंगे। ठीक है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल कि आप हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्लस्टर के अंदर मल्टीपल कंट्रोल प्लेन्स चला दें, तो इससे फिर क्या होगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी कंट्रोल प्लेन वाली नोड ही डाउन हो जाती है, तो आपकी कम से कम एक्टिविटी या एक्टिवेशन ऑफ दैट क्लस्टर डिस्टर्ब नहीं होगी। तो जो दूसरा मास्टर कंट्रोल था वो उसकी जगह फंक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है। अच्छा, और ये उसकी पिक्चर डिपिक्टेशन एक और तरह से हुई हुई है कि आपका जो मास्टर कुबरनेटिस का कंट्रोलर है वो किसी एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नोड्स को और उनके अंदर चलने वाले पोर्ट्स को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है। और ये सारी इसकी थ्योरेटिकल सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। हम एक्चुअली इसके अब इन डेप्थ जाना शुरू करते हैं कि हर एक एस्पेक्ट में हो क्या रहा होता है। ठीक है। तो ये सारी वही बातें हैं कि क्लस्टर है, उसके अंदर नोड्स होती हैं। नोड्स आपकी वर्चुअलाइज मशीन भी हो सकती हैं और फिजिकल मशीन भी हो सकती हैं, और इनके ऊपर आपकी एप्लीकेशन के पोर्ट्स चल रहे होंगे। हर नोड जो है क्लस्टर में वो मैनेज की जा रही होगी कंट्रोल प्लेन से, और उसके अंदर वो सारी सर्विसेज होंगी जिनकी वजह से वो कोई ना कोई पॉड एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर रहा होगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो क्लस्टर है वो सपोर्ट कर रहा होता है स्केलेबिलिटी को, रिलायबिलिटी को और सिक्योरिटी को। जैसा कि आप एक पोर्ट को एक नोड से दूसरी नोड में मूव करवा सकते हैं, एक कंट्रोल प्लेन को आप मल्टीपल नोड्स पे रन करवा सकते हैं, और पोर्ट्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड होंगे एक दूसरे से। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप एक ही पोर्ट, एक ही मशीन पे, एक ही नोड के ऊपर बैंकिंग की ऐप चला रहे हैं, एक एप्लीकेशन चल रही है पोर्ट के अंदर, और एक के अंदर आपकी चल रही है फॉर एग्जाम्पल ये किसी यूनिवर्सिटी की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की,
तो वो दोनों आइसोलेटेड फॉर्म में काम कर रही होंगी। तो एक पॉड के अंदर रहते हुए जो मशीनें होंगी, जो कंटेनर होंगे, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, बट अक्रॉस द पोर्ट उनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज उसकी वजह से फिर आपके वो जो डाटा लीक होने का खतरा होता है कि यार एक कंपनी का डाटा दूसरी कंपनी ना देखे। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा जो एनवायरनमेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास एक होस्ट मशीन होगी जिसके ऊपर डॉकर चल रहा होगा। उस होस्ट मशीन के ऊपर डॉकर की नेटवर्किंग अप्लाई हुई भी होगी। तो उसके ऊपर क्यूबरनेटिस का एक क्लस्टर होगा जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होंगे। एक कंटेनर जो है वो कंट्रोल प्लेन को मैनेज कर रहा होगा और बाकी कंटेनर जो है वर्कर नोड के होंगे। हर कंटेनर के अंदर मल्टीपल पॉड्स काम कर रहे होंगे जो कि किसी एक एप्लीकेशन का मुरक्कब होंगे, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर को जो मिलकर वो एप्लीकेशन बना रहे हो। ठीक है, और उनकी कम्युनिकेशन जो है उसको मैनेज करने के लिए क्यूबलेट और क्यूब प्रॉक्सीज यूज हो रही होंगी जो कि इनकी अक्रॉस कम्युनिकेशन को हेल्प आउट कर रही होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कंपोनेंट्स है सारे जिनके हमने नाम लिए हैं, इनके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि आपको इन सारे कंपोनेंट्स का थोड़ा सा एक डेफिनेटिव आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे कर रहे हो। और जो होता है वो आपका बेसिक वर्क यूनिट है किसी भी क्यूबरनेटिस की इंप्लीमेंटेशन में। इसके अंदर क्या होता है, एक कंटेनर है या एक से ज्यादा कंटेनर हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा वो सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट शेयर कर रहे होते हैं। तो वो जो सारे के सारे हैं वो मिलकर एक कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा रहे होते हैं, कोई ना कोई सर्विस दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक पॉड हमेशा किसी एक नोड के ऊपर स्केड्यूल होता है। ये नहीं हो सकता कि एक पॉड का कोई कंटेनर एक नोड पे चल रहा हो और कोई कंटेनर दूसरे पॉड पे दूसरे नोड पे चल रहा हो। तो एक पॉड के अंदर जितनी मशीनें हैं वो सारी की सारी किसी एक फिजिकल मशीन जिसके ऊपर नोड बनी हुई है, वर्कर नोड, इसके ऊपर रन हो रही होंगी। ठीक है, ये चूंकि टाइटली कपल्ड होते हैं तो उसकी वजह से आप बड़े आराम से एक नया पॉड बना सकते हैं किसी खास एप्लीकेशन के हवाले से जिसके अंदर उसकी एपीआई और उन चीज़ों का एक्सेस जो है उसी तरह से चल रहा हो। तो उसकी वजह से जब आप एक की चार एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब एक पॉड को चार बार रेप्लिकेट करवाते हैं ताकि आप हाई अवेलेबिलिटी चाह रहे हैं, रश आ गया है, तो वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट यूनिट पे काम करते हुए भी आपस में एक कॉन्टेक्ट शेयर कर रहे होते हैं, तो उन सबका डाटा एक ही जगह पे मजबूत हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर आप सादी सी एग्जांपल लें आम दुनिया के अंदर, तो आप पॉड की एग्जांपल एक ऐसे एक स्मॉल टीम की ले लें जो कि मिलकर किसी टास्क के ऊपर काम कर रही है। एक टीम, जैसा कि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप में से चार बच्चे किसी एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे। ठीक है ना, तो वो चार बच्चों की एक टीम बन गई, मतलब हमने एक पॉड बना दिया। उसका कोई खास टास्क है कि उसने फाइनल ईयर में एक्स वाई जेड एप्लीकेशन डेवलप करनी है और यहाँ पे सबमिट करवानी है। ठीक है ना, तो वो जो है वो चारों मिलकर काम करेंगे और एक अपना मोटिव अचीव करने की कोशिश कर लेंगे। अच्छा, पॉड चल रहे होते हैं किसी नोड के ऊपर। तो नोड जो है बेसिकली आपकी एक कोई फिजिकल मशीन होगी आपके कुबरनेटिस के क्लस्टर में जिसके ऊपर आप मल्टीपल तरह के कंटेनर चला रहे होंगे। और जो क्यूबरनेटिस है वो ट्रैक कर रहा होगा आपकी जितनी भी नोड्स हैं और उनके ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी पॉड्स चल रहे हैं, उन सब की ट्रैकिंग जो है वो क्यूबरनेटिस ऊपर बैठकर कंट्रोल नोड के थ्रू मैनेज कर रहा होगा। तो नोड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली स्लाइड्स में कि दो तरह की नोड्स होती हैं। सबसे पहली कंट्रोल नोड होती है या मास्टर नोड होती है जो कि आपके पूरे क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को मैनेज कर रही होती है, और फिर वर्कर नोड्स होती हैं जिसके अंदर एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन अंडर द पॉड्स रन हो रही होती है। ठीक है, अगर क्यूबरनेटिस की मिसाल हम ले लें कि वो एक कंपनी है, तो जो कंपनी का सीईओ होता है जिससे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं उसको आप कंट्रोल प्लेन समझ लें। ठीक है, क्योंकि उसका काम होगा कि यार किस कंपनी ने कैसे रन करना है, क्या डिसीजन लेने हैं, किस चीज पे काम करना है। और जो वर्कर नोड है वो आपके बाकी एम्प्लॉयज होंगे कि जो कि सीईओ की डायरेक्शंस के ऊपर जो जो कंपनी में उसको काम असाइन किया जाता है वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले हमने देख लिया पॉड जो सबसे एटॉमिक लेवल की चीज होती है, उससे भी छोटी एटॉमिक की माइक्रो एटॉमिक चीज होती है, वो होती है क्लस्टर। तो क्लस्टर्स मिलकर पॉड बनाते हैं, कंटेनर सॉरी, कंटेनर मिलकर पॉड बनाते हैं। पॉड किसी नोड पे चल रहे होते हैं
और कुछ नोड्स मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं। तो क्लस्टर की आप मिसाल समझ लें कि एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर नोड्स, पोर्ट्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी ये सब चीजें मिलकर एक पूरा क्लस्टर बना रही होती है, ठीक है। उस क्लस्टर के अंदर एक या एक से ज्यादा, बल्कि एक से ज्यादा ही नोड्स होंगी, क्योंकि एक मास्टर नोड होगी और कम से कम एक वर्कर नोड होगी, तो एटलीस्ट दो नोड्स तो उसके अंदर होंगी। और उन नोड्स में कुछ पॉड्स चल रहे होंगे और उन पॉड्स में कुछ एप्लीकेशन चल रही होगी। अब जहां तक हमने वो कंसेप्ट देखा था ना कि जब लोड ज्यादा हुआ तो आपकी वो स्केल अप हो गया, लोड कम हुआ तो स्केल डाउन हो गया। उस काम के लिए जो चीज टर्मिनोलॉजी कुबरनेटिस में यूज होती है वो है क्लस रेप्लिका सेट्स। रेप्लिका सेट एक्चुअली वो चीज है जो कि आपके पॉड्स को मल्टीपल हाई स्केलेबिलिटी देने में अहम किरदार अदा कर लेती है। तो आप क्या करते हैं कि आपके जितने भी पॉड्स हैं जो मिलकर एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एक रेप्लिका सेट बना देते हैं, ठीक है। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि इस वक्त मेरे 3 सर्वर चल रहे हो, तो आप रेप्लिका सेट की वैल्यू 3 कर देंगे तो आपके सेम तरह के 3 सर्वर रन होना शुरू हो जाएंगे जो कि तीनों वही सेम सर्विस दे रहे होंगे। आप कहते हैं यार इसको 5 कर दो रेप्लिका सेट की वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली आपके दो और रेप्लिका क्रिएट हो जाएंगे उसी एक सेट ऑफ एप्लीकेशन, एक सेट ऑफ कंटेनर्स के। और आपका लोड कम हो गया, आप चाहते हो यार मैं 2 पे आ जाऊं, तो मेरे एक वक्त में 2 इंस्टांसेस रन हो रहे हैं, तो आप इस रेप्लिका सेट की वैल्यू 2 कर देंगे। इससे हट के, परफॉर्मेंस से हट के, अगर आपका कोई पॉड अनहेल्दी हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस में कोई मसला आना शुरू हो जाए, वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाए, वो अब आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपसे मुराद है कि आपके कुबरनेटिस को नहीं दे रहा तो ऑटोमेटिकली यूजर्स को भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में कुबरनेटिस क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली एक नया पॉड बना लेता है ताकि वो जो आपने रेप्लिका का काउंट है वो मेंटेन रहे, और इस वाले को किल कर देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सजेस्ट किया हुआ था कि मेरे 3 सर्वर होने चाहिए, ठीक है। जू ही उनमें से कोई एक पॉड क्रैश होगा उन 3 में से, तो ये जो रेप्लिका सेट की सेटिंग है इसकी वजह से आपका जो कुबरनेटिस है वो एक और पॉड उस एप्लीकेशन का क्रिएट करवा देगा फौरन से, उसकी सर्विस अप कर देगा, ताकि एक वक्त में जो आपकी रेप्लिका सेट की वैल्यू है वो मीट होती रहे, जो आपका थ्रेश होल्ड है, ठीक है। तो एक वक्त में 3 सर्वर हाल हाल में रन होते रहेंगे, ठीक है। तो वो जू ही उनमें से कोई एक क्रैश करेगा, कोई मसला करेगा, तो ऑटोमेटिकली इसको खत्म करके उसकी जगह एक नया सर्वर रेप्लिका सेट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और रेप्लिका सेट मिलकर एक डिप्लॉयमेंट बनाता है। आप क्या करते हैं एक्चुअली, डिप्लॉयमेंट में रेप्लिका सेट की वैल्यू दे देते हैं और इमेज का या कंटेनर का या पॉड का नाम बता देते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट आपकी एक्चुअली वो चीज होती है कि जो आप बता रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने वो मेरे वाली जो असाइनमेंट थी मिड टर्म वाली, उसको फुलफिल किया, तो उसमें आपके पास 2 सर्वर थे, 2 कंटेनर थे, एक फ्रंट एंड पे फास्ट एपीआई फ्रेमलेट की और बैक एंड पे फास्ट एपीआई थी। तो आपने क्या किया कि उसका एक पॉड बना दिया, तो एक पॉड में 2 कंटेनर्स आगे वो दोनों, ठीक है। फिर उस पॉड की आपने डिप्लॉयमेंट बनाई, उसको कोई नाम दे दिया कि माई मिड टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। उस डिप्लॉयमेंट की वैल्यू आपने कर दी 3, और आपने उसको जब कुबरनेटिस पे रन किया तो उसने क्या किया कि आपके वो कंटेनर्स अप किए, उनकी एक पॉड बनाया, और देखा कि रेप्लिका सेट में उस डिप्लॉयमेंट की वैल्यू 3 दी हुई है, तो उसने उसकी 3 कॉपीज बना दी। एकदम से आपके 3 पॉड रन होना शुरू हो गए, जो जिन तीनों पे एक एक फ्रंट एंड और एक एक बैक एंड का सर्वर चल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है। और इसी डिप्लॉयमेंट के अंदर फिर जब आपको स्केल अप करने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप डिप्लॉयमेंट के रेप्लिका सेट की वैल्यू को हाई कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 2 पॉड या 4 पॉड जितनी आपने वैल्यू हाई की है उसके मुताबिक वो सर्विसेज अप हो जाती है। यूं ही आपने स्केल डाउन कर रहा होता है, आप उस डिप्लॉयमेंट की रेप्लिका सेट की वैल्यू को डाउन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो चीजें हैं वो वापस आना शुरू होती है, ठीक है। तो ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आपकी डिप्लॉयमेंट बनती है, डिप्लॉयमेंट में आप रेप्लिका सेट बनाते हैं, जितने आपने रेप्लिका सेट दिए होते हैं उतने उसके अंदर जितने भी पॉड्स थे वो उसके अंदर एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सर्विस बनती है। अब आपका सर्वर वहां पे रन हो रहा है, लेकिन चूंकि वो रन हो रहा है किसके ऊपर, आपके डॉकर के ऊपर। तो डॉकर आपको पता है कि इनिशियली कंटेनर की कोई भी पोर्ट एक्सपोज नहीं करता बाकी वर्ल्ड के लिए। तो जैसे हम वहां पे अपनी पोर्ट्स अप करवा के उनको एक्सपोज करवाते थे तो तब वो बाहर एक्सेसिबल होती थी, इसी तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूबरनेटीज में हम एक सर्विस बना देते हैं, ठीक है।
सर्विसेज जो होती है उसके अंदर हम एक सेटिंग बना देते हैं कि आपने पोर्ट्स के अंदर किस तरह से किस नेटवर्क पे किस पोर्ट के ऊपर इसको शो करवाना है ताकि बाकी लोग इस पोर्ट के अंदर चलने वाली सर्विसेज को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे अगर आप HTTP के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उसकी कुछ पोर्ट्स वगैरह एग्जीक्यूट करवा देंगे कि यार ये वाली पोर्ट एग्जीक्यूट कर दो, या उसकी मैपिंग करवा देंगे कि अंदर आपके पोर्ट के अंदर कोई और पोर्ट चल रही हो लेकिन बाहर आप कोई और पोर्ट एग्जीक्यूट करवाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्विस चल रही है 8501 पे, लेकिन आप बाहर कहते हैं कि ये 8080 पे लोग एक्सेस कर सके, तो वो फिर क्या होगा कि वो लोग उस पोर्ट के ऊपर 8080 पे कनेक्ट होंगे कुबरनेटिस के ऊपर। कुबरनेटिस उसको मैप करेगा इंटरनल पोर्ट 8501 के ऊपर और उसकी कम्युनिकेशन करवा देगा थ्रू। तो बाहर लोगों को लग रहा होगा कि एक्चुअली हम 8080 वाली के ऊपर सर्विस ले रहे हैं, हालांकि सर्विस एक्चुअली 8501 या 8301 पे चल रही होगी और वहां से उस पोर्ट की मैपिंग हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह से अ, इसकी वजह से ये होता है कि आपकी जब सर्विस चल रही होती है ना और आप किसी सर्विस से कनेक्ट होते हैं, तो अब आपका पोर्ट किसी भी फिजिकल मशीन पे चल रहा हो आपको मैटर नहीं करता, ठीक है ना। हो सकता है आपकी इस वाले मशीन पे लोड पड़ा, आपका पोर्ट मूव होकर किसी और फिजिकल नोड पे चला गया, लेकिन चूंकि आपने अपनी उस सर्विस के थ्रू उसको एक्सेस करना है तो वो सर्विस अपनी इस मैपिंग को कंट्रोल कर रही होगी कि ये सर्विस किन पॉड्स पे मुश्तमिल है और वो पॉड किस वक्त किस फिजिकल मशीन पे रन हो रहे हैं। तो ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसके ऊपर एक रैपिंग हो जाएगी जिसका नाम होगा सर्विस की। तो जब भी आप इसमें अपनी सर्विस क्रिएट करेंगे तो उसकी मदद से आप अपनी सर्विसेज को वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज भी कर सकते हैं। और स्केल अप और डाउन के चक्कर में अगर आपकी नोड्स चेंज होती हैं, इवन देन आपके जो एंड यूजर है उनको अपने पास कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी और वो सिंपली उसी तरह से कनेक्ट होते रहेंगे जिस तरह से वो पहले इस मशीन से या इस सर्विस से अपना फायदा उठा रहे थे। और इसके अंदर जो बेसिकली वेब ट्रैफिकिंग होती है, जो बाहर के लोग अंदर की चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं, मतलब आपके पोर्ट के अंदर सर्विसेज को, वो सारी की सारी इनग्रेस का जो इसका मॉड्यूल है कुबरनेटिस का उसके थ्रू मैनेज होती है। इनग्रेस काम करता है आपके ट्रैफिक कंट्रोलर का। ये बाहर से आने वाली इनपुट को देखता है कि ये किस सर्विस के ऊपर मैप हुई भी है, फिर वो देखता है कि ये सर्विस किस नोड के ऊपर चल रही है और उस नोड पे कौन सी वाली पोर्ट के अंदर ये सर्विस है। तो वो फिर उस रिक्वेस्ट को जो बाहर से आई होती है उस नोड के उस पोर्ट की तरफ रेफर कर देता है और उस रेलेवेंट आईपी की तरफ पोर्ट की तरफ रेफर कर देता है, ठीक है। और जब वहां से उसका जवाब आता है तो ये वो जवाब उस पोर्ट से लेके वापस क्लाइंट को रिटर्न करवा देता है, ठीक है। तो इसकी आप एग्जांपल रियल लाइफ में बिल्कुल एक फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट की ले सकते हैं कि जब भी कोई विजिटर उस कंपनी में विजिट करता है वो जाके उनको बताता है कि जी मुझे फलां डिपार्टमेंट या फलां काम है, तो वो फिर उनको रेलेवेंट डिपार्टमेंट की तरफ भिजवा देती है कि आपका काम फलां डिपार्टमेंट से होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से दो फाइल्स होती हैं, एक होती है सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स हैं एज पर द एप्लीकेशन, वो आपकी कॉन्फ़िग मैप के अंदर शो हो रही होती है। तो आपकी एप्लीकेशन में जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी की सारी आप कॉन्फ़िग मैप में डाल दोगे और कॉन्फ़िग मैप जो ही आपका वो जो अ, होगा वो रन होना शुरू होगी एप्लीकेशन, तो वो उस कॉन्फ़िग मैप के अकॉर्डिंगली आपके पॉड को सेट कर देगी, ठीक है। आपने पॉड में जो कस्टमाइजेशन करवानी है, जितनी भी चीज़ें करवानी है, जो जो चीज़ें इंस्टॉल करवानी है, वो सारी की सारी आप सिंपल कॉन्फ़िग मैप में रिटर्न राइट डाउन कर दोगे। अब आपका एक पॉड है वो स्केल अप होके 4 पॉड हो गए हैं, वो चारों के चारों आइडेंटिकल होंगे और वो सारी की सारी चीजें कॉन्फ़िग मैप के एक एज पर द कॉन्फ़िग मैप के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है उसके मुताबिक मैप हुई होगी। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई सीक्रेट्स है कॉन्फ़िगरेशन में कि जैसे आपकी कोई पासवर्ड है, आपकी कोई एपीआई की कीज है, वो नॉर्मल कॉन्फ़िग मैप में स्टोर नहीं की जाती है। इसके लिए एक अलग से एक ऑप्शन देता है कुबरनेटिस जिसका नाम होता है सीक्रेट, ठीक है। तो आपके इस तरह के जो पासवर्ड्स हैं, जो कीज हैं, जो एपीआई के कुछ एक्सेसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आप सीक्रेट में सेव करवाते हो। और जब भी आपको अपने कंटेनर के अंदर किसी जगह पे वो वैल्यू यूज करने की जरूरत पेश आती है तो आप सीक्रेट को कॉल करके वहां से जो डॉट आगे जो भी आपने नाम दिया होता है उसके अगेंस्ट कॉल करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर इंक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो रही होती हैं और इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो आम कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद आ जाते हैं आपका परसिस्टेंट वॉल्यूम। ये हमने थोड़ा सा अपने इनिशियल वाले में देखे थे कि यार
अगर आपने अपना डाटा स्टोर करवाना है, उस स्टोर करवाने के लिए हमने उसमें डॉकर के अंदर परसिस्टेंट वॉल्यूम यूज किए थे। एक्चुअली वही परसिस्टेंट वॉल्यूम्स हैं जिनको यहाँ पे कुबरनेटिस में मैप किया गया है। और ये क्या करते हैं कि आपके जितने भी पॉड्स चल रहे होते हैं वो सारे के सारे डाटा एक ही जगह पे राइट कर रहे हो। ठीक है, उससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपकी एक एप्लीकेशन के 4 पॉड्स बन गए हैं और चारों में कुछ यूजर डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी डाटा एंट्री एक ही जगह आके स्टोर होगी। तो अगर मैंने भी एंट्री की, आपने भी एंट्री की, इन्होंने भी एंट्री की, तो ये तीनों एंट्री हम तीनों को विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नीचे हमारी स्टोरेज एक ही चल रही होगी जो कि परसिस्टेंट वॉल्यूम के फॉर्म में इंप्लीमेंट हुई भी होगी। ठीक है ना? तो जो ही आप एंटर करके सेव करते हो तो वो वैल्यू मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी, जो ही मैं एंटर करके सेव करता हूँ तो वैल्यू आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, भले हम तीनों अलग अलग पॉड्स से लिंक्ड हो। यानी कि हमारी एप्लीकेशन के 3 वेरिएंट्स चल रहे हैं, 3 पॉड्स चल रहे हैं लोड बैलेंसिंग के लिए, तो तीनों को एक ही डाटा नजर आ रहा होगा। ठीक है? ये सारी जो कंट्रोलिंग होती है वो आपकी परसिस्टेंट वॉल्यूम की वजह से मैनेज हो रही होती है, क्योंकि सारी की सारी जो पॉड्स हैं वो सारे शेयर कर रहे होते हैं एक ही सिंगल वॉल्यूम को। ठीक है? अच्छा, उसके बाद है नेम स्पेसेस। अच्छा, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल यही एप्लीकेशन है और इसके अंदर आप कैटेगराइज करना चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बड़ी एप्लीकेशन बना दी, एक ईआरपी बना दिया, या आप यहाँ यूनिवर्सिटी के सेटअप में देख लें कि यहाँ की आपने कोई एप्लीकेशन बना दी। अब आपको पता है कि इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, एक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स होगा, एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल होगा, इंजीनियरिंग। ठीक है? फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है, इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस है जिसमें एडमिशन और ये सारे मामला मैनेज होते हैं। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब आप चाहते हैं कि ये जो मेरे इस वाली पूरी एप्लीकेशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, इनको मैं कैटेगराइज कर दूं ताकि एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी के डाटा को एक्सेस ना कर सके या उसमें कोई एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट हो जाए। इस काम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होते हैं नेम स्पेसेस। और नेम स्पेसेस ये वाला काम कर रहे होते हैं कि ना हम इन चीजों में एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सकें। जैसा कि अगर मैं यहाँ की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे मैं एक पॉड बनाऊंगा और उस पॉड में मैं मल्टीपल सर्वर्स अप कर दूंगा, जिस तरह फ्रंट एंड है, बैक एंड है और इस तरह की सारी चीजें। फिर मैं नेम स्पेसेस बना लूंगा, एक होगी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की, तो जितने स्टूडेंट्स या जितनी एक्टिविटीज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो सारी मैं एक नेम स्पेस में डाल के वो एक कैटेगरी बना दूंगा, एक रजिस्ट्रार ऑफिस की बना दूंगा, तो जितने भी इस तरह से रिलेटेड काम है वो सारे उसमें कैटेगराइज हो जाएंगे। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि जो मेरे फंक्शन रेलेवेंट टू सीएस डिपार्टमेंट हैं वो उनसे एक तरह का एक आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, और उनके कामों को डाटा को मैं यहाँ से नहीं देख सकूंगा। ठीक है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का अगर तीसरा नेम स्पेस बना दूँ तो उनका डाटा उन तक मुहित रह जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी कोई ना नेम स्पेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी कि आपके पास एक क्लस्टर चल रहा होगा, एक क्लस्टर के ऊपर मल्टीपल नोड्स चल रही होंगी और उस एक नोड के अंदर आपके कुछ नेम स्पेसेस बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दी है वो उन्होंने एक तो डिफॉल्ट नेम स्पेस की दे दी कि जिसके अंदर आपके कोई भी नॉर्मल सर्विसेज चल रही हैं। फिर एक डेवलपर की नेम स्पेस होगी जिसके अंदर आपका जो डेवलपर के सर्वर, डेवलपर की सर्विसेज है, वहां पे जो डेवलपमेंट वगैरह हो रही है वो सारा डाटा और वो सारी चीजें यहाँ पड़ी होंगी। और जो चीज डेवलपर फाइनली डेवलप कर लेते हैं तो वो तीसरी नेम स्पेस में चला जाएगा, प्रोडक्शन की नेम स्पेस में। तो वो अलग काम कर रही होगी। तो उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपने यहाँ डेवलपमेंट में कोई चेंज की भी तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट यहाँ प्रोडक्शन पे नहीं आएगा। प्रोडक्शन में आपका जो कंपाइल्ड और टेस्टेड कोड है सिर्फ वही रन कर रहा होगा, और ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही वाला सर्वर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का रन हो रहा होगा, यहाँ पे सेम टू सेम उसी नाम उसी चीज से सर्वर जो है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का रन हो रहा होगा। ठीक है? फर्क सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन का डाटा चल रहा होगा, यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज चल रही होगी। ठीक है? और एक चीज जब यहाँ फाइनल हो जाएगी तो उसको वो इस वाले पोर्ट में मूव कर देंगे, प्रोडक्शन वाले में, तो फिर वो सब बाकी प्रोडक्शन के लोगों को जो एंड यूजर है उनको एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है? आखिरी जो दो चीजें, एक क्यूबलेट थी और एक क्यूब प्रॉक्सी थी। तो ये बेसिकली क्यूबलेट्स जो हैं ये आपकी एक तरह के वो जो कंट्रोल नोड होती है, कंट्रोल प्लेन होता है, मास्टर नोड होती है, ये उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये हर वर्कर नोड पे डिप्लॉय होते हैं
और ये उस वर्कर नोड पे चलने वाले सारे पॉड्स, उनकी हेल्थ, उस नोड की अपनी कंप्यूटेशनल हेल्थ और इन सारी चीजों को मॉनिटर करके रिपोर्ट कर रहे होते हैं कंट्रोल प्लेन को। और अगर कंट्रोल प्लेन उन्हें कोई एक्शन कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोड एक्टिवेट कर लो, ये वाला डाउन कर दो, या जो भी और एक्टिविटी कर दो, तो ये सारे उसकी अथॉरिटी के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो क्यूबलेट बेसिकली एक एजेंट कंसीडर होता है, हर वर्कर नोड पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, और ये कंट्रोल पैनल को रिपोर्टिंग कर रहा होता है उस नोड के डिफरेंट तरह से स्टेटस। और उसके बाद एक दूसरी जो चीज जो हर वर्कर नोड पे इंप्लीमेंटेड होती है वो थी क्यू प्रॉक्सी। क्यू प्रॉक्सी पॉड्स की कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए क्लस्टर के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके अक्रॉस द पॉड्स विद द मास्टर नोड एंड आउट ऑफ साइड द क्लस्टर जो भी कम्युनिकेशन होनी है, जो बाहर से डाटा आ रहा है, जो यहाँ से जा रहा है बाहर, इन सारी चीजों को मैनेज कर रही होती है, ठीक है। तो यहां तक था हमारा थ्योरेटिकल सा पोर्शन, ठीक है। तो चूंकि आप लोगों का इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने उस स्लाइड को जल्दी जल्दी गो थ्रू कर दिया। अब अगर ये एग्जाम में चीजें आ गई ना, तो आपने उस स्लाइड्स को अच्छे तरीके से देख लेना। अच्छा, अब हम आने लगे हैं प्रैक्टिकल क्यूबरनेटिस की इंस्टॉलेशन पे, और देन उसके बाद उसके यूजेज के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग अब ये करें कि अपने अपने पास डॉकर सबसे पहले तो ऑन कर लें। तो डॉकर आप सबके पास चल रहा है इस वक्त, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर वाले कमांड प्रॉम्प्ट्स भी खोल लें, क्योंकि उनकी आपको जरूरत पेश आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं क्यूबरनेटिस की इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो क्यूबरनेटिस में नॉर्मली जितने भी काम होते हैं उसके लिए जो कमांड यूज हो रही होती है वो हो रही होती है क्यूब सीटीएल की कमांड। तो आपका जो सबसे ज्यादा टाकरा होगा क्यूबरनेटिस इस्तेमाल करते हुए वो इसी कमांड से हो रहा होगा, क्यूब सीटीएल की। क्यूब सीटीएल एक्चुअली आपको प्रोवाइड करती है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट कमांड के ऑप्शंस होंगे जो आप यूज करते हुए अपने डॉकर को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये जीयूआई भी प्रोवाइड कर रहा होता है जब आपका क्लस्टर चल पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको हम फिर बाद में देखेंगे जीयूआई को, क्योंकि ज्यादा इसका जो काम हो रहा होता है वो क्यूब सीटीएल के थ्रू ही हो रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास कुबरनेटिस को चलाने के लिए तीन चार डिफरेंट पाथ अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आप मिनी क्यूब इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप मिनी क्यूब इंस्टॉल करेंगे तो भी आपके पास कुबरनेटिस आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो माइक्रो कैट्स इंस्टॉल कर लें, तब भी आपके पास आ जाएगा। K3 इस्तेमाल कर लें, काइंड इस्तेमाल कर लें। ये चारों उसी तरह है जैसे आप कहते हैं मैंने लिनक्स यूज करनी है। तो अगला सवाल आएगा कि लिनक्स कौन सी यूज करनी है। आपके पास यूबंटू भी है, आपके पास रेड हैट की लिनक्स भी है, ठीक है ना। फेडोरा भी होगा, और भी आर्च लाइनक्स है। तो वो जितने भी लिनक्सेस हैं वो डिफरेंट पाथ से आप जाएंगे, एंड में आपके पास वही लिनक्स आएगी, उसी तरह की कमांड्स चल रही होंगी। सिर्फ जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं, वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह से हमारे पास भी क्यूबरनेटिस के लिए मल्टीपल एक तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल है, पैकेजेस अवेलेबल है। तो इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डू द क्यूबरनेटिस, जो भी है इंस्टॉलेशन और उसके बाद उसकी वो हम इसमें से यूज करेंगे मिनी क्यूब को। तो जितने भी हमने देखे थे उसमें से हम लोग जिस क्यूबरनेटिस की डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के ऊपर जा रहे हैं वो है मिनी क्यूब, ठीक है। तो मिनी क्यूब जब इंस्टॉल होगा तो हमारे पास ये क्यूब सीटीएल की कमांड्स रन करने की और उसकी मदद से कंटेनर रन करने की कैपेबिलिटी हमारे डॉकर के एनवायरनमेंट में आ जाएगी। मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन के लिए ये लाजमी है कि आपके पास पहले डॉकर इंस्टॉल भी हुआ हो और डॉकर इंजन चल भी रहा हो, और हमने एडमिनिस्ट्रेटर वाला कमांड प्रॉम्प्ट भी खोला हुआ हो। और अगर हम लिनक्स में हो तो लिनक्स के ऊपर जो हम कमांड इशू करेंगे वो एसयू की कमांड के साथ करेंगे। सूडो जो होती है वो सूडो की कमांड, एसयू की, वो हमारी कमांड को नॉर्मल प्रिविलेज यूजर से ज्यादा पावरफुल बना देती है। और अगर आप विंडोज के ऊपर है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, हम क्यूबरनेटिस को इंस्टॉल करने लगे हैं, और किसके थ्रू इंस्टॉल करने लगे हैं, मिनी क्यूब के थ्रू। तो मिनी क्यूब एक सिंपल टूल है जो कि क्यूबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऑन योर लोकल मशीन में बड़ा वो यूज करना आसान बना देता है, ठीक है। असल में जो आपकी हैंड्स ऑन ग्रिप होगी वो आपकी क्यूब सीटीएल पे होगी।
लेकिन क्यूब सीटीएल तक पहुंचने के लिए जो आपका पाथ है वो आपको मिनी क्यूब या कैट या कोई और काइंड प्रोवाइड कर रहा होता है। हम उसमें से मिनी क्यूब वाला पाथ चूज कर रहे हैं। तो मिनी क्यूब क्या करेगा, हमें पूरा क्यूबरनेटिस का इन्वायरमेंट इनसाइड ए डॉकर कंटेनर और वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर देगा। तो जब हम एक्चुअली इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये एक और कंटेनर डाउनलोड करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको इंस्टॉल करने से पहले आपके पास डॉकर रन हो रहा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा कि डॉकर के ऊपर एक कंटेनर अपना डाउनलोड करेगा और उसके अंदर पूरे का पूरा मिनी क्यूब सेटअप कर देगा। ठीक है। और इसके अलावा ये चाहें तो आप इसको वीएम में, जिस तरह आपका पॉडमैन है, पैरेलल्स है, वीएम वेयर वर्चुअल वर्क स्टेशन है या वर्चुअल बॉक्स है, उसमें भी इसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन हम चूंकि डॉकर के ऊपर सारे काम कर रहे थे, तो हम ये मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन भी डॉकर पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो आपके सामने दोनों पाथ लिखे हुए हैं। अगर आपने लिनक्स में इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके लिए आपको ये ऊपर वाली दो कमांड चलानी पड़ेंगी। और चूंकि मुझे शक पड़ रहा है अंसार, फिर तुम कहोगे कि यार मुझे समझ में नहीं आई, उधर ध्यान दो। अगर आपने विंडोज पे ये वाला काम कर रहे हैं तो आप या तो गूगल के ऊपर जाके मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज सर्च कर लें, या इस वाले पाथ पे चले जाएं जो सबसे एंड में आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये जो इसका इंस्टॉलर है इसको डाउनलोड करेंगे, तो उसको चलाएंगे तो आपकी डॉकर की, सॉरी, मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट में आप लोग काइंडली ये जो इंस्टॉलेशन वाला स्टेप है इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम यहां से आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए हम एज्यूम करें कि आप लोगों की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आगे मूव करते हैं वेरिफिकेशन के ऊपर। तो आप लोग क्या करें कि अपने अपने वो जो कमांड प्रॉम्प्ट्स हैं उसके ऊपर ये वाली कमांड दे दें, मिनी क्यूब स्टार्ट की। ठीक है। तो जब आप मिनी क्यूब स्टार्ट की कमांड लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा कि जिसके अंदर ये कुछ डाटा को भी मजीद डाउनलोड करेगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करेगा, और उसके बाद आपका जो क्लस्टर है या जो मिनी क्यूब का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा टू डू फर्दर वर्क ऑन इट। तो ये सेकंड वाली कमांड आप सब लोग चला लें अकॉर्डिंगली। अच्छा, हमारा ना ये जल्द या बदेर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2-3 इसके स्टेप्स है वो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है। हम इन द मीन टाइम अगली कमांड पे जाते हैं। जिन बच्चों की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती जा रही है वो इसको वेरीफाई करने के लिए अब ये कमांड चला लें। दो कमांड्स हैं, एक है मिनी क्यूब स्टेटस की और एक है क्यूब सीटीएल स्पेस वर्जन की। ठीक है ना। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे कंप्यूटर पे हमारा जो भी पीसी है, डॉकर है, उसके ऊपर मिनी क्यूब और क्यूब सीटीएल दोनों वर्किंग कंडीशन में आए हैं या नहीं। तो आप लोग काइंडली जिन जिन के पास ये मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन और मिनी क्यूब स्टार्ट वाला काम कंप्लीट होता है वो ये दो कमांड चला के वेरीफाई भी कर ले। मैं फिर रिपीट करता हूं कि अब जिन जिन लोगों के पास मिनी क्यूब स्टार्ट वाली कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है वो ये करें कि अब ये मिनी क्यूब क्यूब सीटीएल माइनस माइनस स्पेस गेट स्पेस नोट्स की कमांड चलाएं। तो ये आपको बताएगा कि इस वक्त मिनी क्यूब में कितने कंटेनर्स रन हो रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि चूंकि हमने अभी तक कोई और कंटेनर बनाया नहीं है तो फिलहाल जो हमने मिनी क्यूब की इंस्टॉलेशन की थी ना वही इस वक्त यहाँ पे एज ए कंटेनर इंस्टॉल हुई भी है और रन हो रही है। तो यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल प्लेन चल रहा है जिसके ऊपर एक्चुअली हमारा मिनी क्यूब का मेन नेटवर्क काम कर रहा है। अच्छा, मिनी क्यूब में ना बहुत से एड ऑन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। वो एड ऑन्स ना हमारे इस मिनी क्यूब को मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जीओई चलाना है तो वो एक एड ऑन के तौर पे इसके साथ इंक्लूडेड होगा मिनी क्यूब के साथ। तो जब हमने किसी इस अपने मिनी क्यूब का जीओई देखना होगा तो हम उसका एक एड ऑन इनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जीओई नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर हमने इंग्रिस का कोई फिल्टर लगाना है तो इंग्रिस का एड ऑन। तो हम देखना चाहें कि हमारे इस मिनी क्यूब में कौन कौन से एड ऑन्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए जो कमांड है वो है मिनी क्यूब एड ऑन्स लिस्ट की कमांड है। ठीक है। आप एक बार तस्वीर ले लो इसकी।
नोट कर लो, बाकी भी बच्चे जो है जिन लोगों की भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो ये सिंपल सी आप कमांड चलाएंगे तो ये आपके सामने जितने भी एड ऑन्स मिनी क्यूब के इस वक्त आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुए हुए हैं उनकी लिस्ट दे देगी। उसकी तस्वीर मैंने आपके सामने यहाँ स्लाइड पे लगाई हुई भी है, ठीक है ना। तो इसमें से फिर आपने किसी किसी एड ऑन को इनेबल करना होगा एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये कमांड आपको एड ऑन्स की लिस्ट देती है सो दैट आप उनमें से कोई चूज कर सकें और इनेबल कर सकें। अगर आपने उनमें से किसी एड ऑन को इनेबल करना हो तो उसके लिए जो कमांड है वो है मिनी क्यूब एड ऑन्स इनेबल और आगे उस एड ऑन का नाम। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इंग्रेस वाला एड ऑन इनेबल करना हो, उसके लिए जब हम इस वाली कमांड के एंड पे जो एड ऑन का नाम है वो इंग्रेस देंगे तो हमारे इस मिनी क्यूब के अंदर इंग्रेस वाली कैपेबिलिटी इनेबल हो जाएगी और वो जो भी फंक्शनैलिटी इसको प्रोवाइड करी होगी वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो एड ऑन की लिस्ट देखने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है मिनी क्यूब एड ऑन्स लिस्ट की, जिससे हमें जितने भी इस वक्त एड ऑन्स अवेलेबल है हमारे मिनी क्यूब के एनवायरमेंट में वो नजर आना शुरू हो जाएंगे और साथ उसका स्टेटस भी आ रहा होगा कि इस वक्त इनेबल है या डिसेबल है। तो किसी डिसेबल्ड एड ऑन को अगर हम एक्टिवेट करना चाहें इनेबल करना चाहें तो उसकी कमांड है हमारे पास मिनी क्यूब एड ऑन्स इनेबल इंग्रेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सपोज आपने मिनी क्यूब स्टार्ट कर लिया, उसमें आपने एड ऑन्स एनेबल कर लिए, उसके बाद आप उसमें जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी कंप्लीट कर ली, शाम हो गई, क्लास खत्म होगी, 5:30 बज गए, अब आपने इसको बंद करना है। तो जैसे हम वो अपने कंटेनर्स को स्टॉप वगैरह करवाते थे उसी तरह अगर हमने मिनी क्यूब को भी स्टॉप कराना हो तो बड़ा आसान सा उसकी कमांड है मिनी क्यूब और आगे स्टॉप लिख दे। तो आपकी वो उसमें जितनी भी नोड्स चल रही हैं उसमें जितने भी पॉड्स चल रहे हैं वो सारे स्टॉप मोड में या पावरिंग ऑफ मोड में चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और कमांड है कि अगर आपका किसी भी वजह से मिनी क्यूब का जो सेटअप है वो खराब हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, सही तरह से वो एक्टिवेट नहीं हुआ था और आप इस वाले सिस्टम को डिलीट करना चाहते हैं उसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है, उसके लिए कमांड है मिनी क्यूब डिलीट की, ठीक है। मिनी क्यूब स्टॉप की, मिनी को क्यूब डिलीट की और अगर आपने इसको दोबारा से स्टार्ट करना हो तो मिनी क्यूब स्टार्ट की जो कि आप लोगों ने अभी चलाई हुई थी और कुछ लोगों की कंप्लीट हो रही है, कुछ की हो चुकी है, ठीक है ना। तो मिनी क्यूब स्टार्ट, मिनी क्यूब स्टॉप, मिनी क्यूब डिलीट, ये तीन कमांडें हैं जिसके थ्रू आप मिनी क्यूब को मैनेज कर सकते हैं, सही है। लेकिन फिर आप डिलीट करेंगे तो अब तक की आपकी की हुई सारे डाउनलोड सारी चीजें मतलब खत्म हो जाएंगे और वो सारे का सारा प्रोसेस आपका जीरो से शुरू होगा। यहां पहुंच के हमारा सफर इख्तिताम पजीर होता है मिनी क्यूब का, उसको स्टार्ट स्टॉप ही हमने करना होता है, ठीक है ना। यहां से एक्चुअल हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है क्यूबरनेटिस की। क्यूबरनेटिस हमारा एक्चुअली अब स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले वाली जो एक्टिविटी थी इसमें हम एक्चुअली देख रहे थे कि क्यूबरनेटिस तक पहुंचने का पाथ कौन सा है। वो पाथ दो तीन थे, उन दो तीन में से हमने आसान तरीन मिनी क्यूब वाला पाथ चूज कर लिया। तो हमने मिनी क्यूब इंस्टॉल किया तो इसकी मदद से हम इस काबिल हो गए कि क्यूब सीटीएल की कमांड्स को चला सकें, ठीक है। तो एक्चुअल जो काम होगा वो हमारा क्यूबरनेटिस का वो क्यूब सीटीएल की कमांड के थ्रू हो रहा होगा। ये सिर्फ मिनी क्यूब को स्टार्ट स्टॉप और उसके अंदर एड ऑन इनेबल डिसेबल करने का पाथ था या तरीकाकार था। एक्चुअली अब हम देखेंगे कि अब हम अपने क्यूबरनेटिस को कैसे यूज करते हैं। क्यूबरनेटिस में जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड में डिस्कस किया था, लेक्चर की नहीं लैब की स्लाइड्स में, कि हमारे पास मल्टीपल नोड्स होती हैं। फिर हमने जब क्यूब सीटीएल स्टार्ट किया था तो हमें पता चला कि यार वो जो नोड्स होती है वो दो तरह की होती है, वर्कर और कंट्रोल प्लेन वाली। तो हमारी कंट्रोल प्लेन वाली जो नोड थी वो क्यूब सीटीएल मिनी क्यूब स्टार्ट की कमांड के बाद ये एक रन होना शुरू हो गई थी। तो अगर हम देखना चाहें कि इस वक्त हमारे पास कौन कौन सी नोड्स अवेलेबल है तो उसकी कमांड है क्यूब सीटीएल गेट नोड्स। जब आप ये कमांड चलाएंगे क्यूब सीटीएल गेट नोड्स की तो इस वक्त आपके सिस्टम में जितनी भी नोड्स रन हो रही हैं क्यूबरनेटिस के ऊपर वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें कि मेरे पास कोई क्लस्टर बना हुआ है कि नहीं, एक क्लस्टर में मल्टीपल नोड्स होती हैं, तो अगर एक नोड बनी हुई है तो उसका मतलब है क्लस्टर भी बना होगा। तो उसके लिए कमांड है क्यूब सीटीएल क्लस्टर डैश इन्फो। जब आप ये वाली कमांड चलाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस वक्त आपके सिस्टम पे कौन सा
क्लस्टर चल रहा है उसका कंट्रोल प्लेन कौन सा वाला है और वो किस वाले यूआरएल पे रन हो रहा है उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो कमांड्स हैं। नोट्स देखनी हो तो आप कमांड यूज करेंगे kubectl गेट नोट्स, और अगर आपने अपने क्लस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमांड यूज करेंगे kubectl क्लस्टर डैश इन्फो। भाई आप लोग कहाँ पहुंचे हो? क्लस्टर नजर आया? क्लस्टर नजर आ गया? तुम्हारा क्या मसला है? हैं? एक फ्रेंड सर्वर एपीआई 0, अच्छा एक काम करो, तुम्हारा यकीन ना तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ? इसको ना kubectl स्टार्ट की कमांड दोबारा चलाओ भी पता चल जाएगा। मिनी ना 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 मिनी क्यू स्टार्ट, सॉरी तुम्हारा बेटी पहले से आगे गई हो कि नहीं गई? आज ये नेट का मसला है ना, चलो ये फिर घर जाके ना इन्हीं कमांड्स को रिपीट कर लेना, सही है, तो फिर इंशाल्लाह चल पड़ेगा। तुम स्टार्ट करो ना, देखो अगर दोबारा इंस्टॉलेशन पे जा रहा है, डाउनलोड पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी इंस्टॉलेशन में कोई कमी थी। अगर वो इंस्टॉलेशन पे नहीं जा रहा तो ठक करके स्टार्ट कर देगा, प्रोसेस है वो देखिए। अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी ना तो वो उसको दोबारा से डाउनलोड करना शुरू कर देगा, तो बाकी चीज़ें हुई भी होंगी, सिर्फ वो चीज़ दोबारा डाउनलोड होगी। नहीं आई मैडम? चलो 50 हो गए? नहीं, टाइम 50 हुआ। तो इसको ये नहीं छोड़ दो ना, इसमें वापस आना है कि इसमें कुछ दिखाना है? क्या कमांड काम हुआ? कर लिया बंदा आपकी लेटेस्ट कमांड। अभी तो काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। टाइम क्या उतावल हो गया ना, जाओ तुम जल्दी से वो मिल के आ जाओ ना। चारों ने जाना है? वो लैपटॉप ले जाओ, ये छोड़ दो। क्यों? कि तब तक इस पे ये होता रहे ना, या ये वहां पे भी इनेबल होगा तुम्हारा? वो एक्टिव हो चुका है ना, उस पर तो काम चल चुका है। ये फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से निकलोगे ना, साथ ही जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। देख लो, जो भी करना है मर्जी है तुम्हारी, कैसे। अटेंडेंस मैंने ली नहीं है, कि बाद में लूंगा, इसलिए वापस आ जाना। अच्छा, अब हमने कुछ पॉड्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास काफी सारे पॉड्स होते हैं। अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कितने पॉड्स हैं और वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं, नोड तो में नजर आ गई, क्लस्टर भी नजर आ गया। अब उस क्लस्टर पे कोई पॉड्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो उसके लिए कमांड है kubectl गेट पॉड्स, और उसके बाद माइनस माइनस ऑल नेम स्पेसेस, और आगे शायद कॉलन भी लगा हुआ है, नहीं कॉलन नहीं लगा हुआ, वैसे ही रह गया। तो आपने ये वाली कमांड चलानी है, तो आपको उन नोड्स पे, उस क्लस्टर पे जितने भी पॉड्स रन कर रहे हैं वो सारे के सारे इधर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा हो गया था ना, पॉड्स अगर आ गए तो देखो हमारे पास ये इतने बहुत सारे पॉड्स चल रहे हैं इस वक्त, और ये सारे पॉड्स सिर्फ एक नोड के अगेंस्ट चल रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक चीज चल रही है और वो क्या है, कंट्रोल प्लेन। तो उस कंट्रोल प्लेन में भी देखो कितने पॉड्स बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉड्स चल रहे हैं, देखो जो मैंने टाइम लगाया था ना उस वक्त डिस्कशन पे, पॉड्स ये होती हैं, नोट्स ये होती हैं, सर्विस ये होती हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वक्त ये गौर से सुना था, जो शायद आप लोग नहीं सुन रहे थे, ठीक है, तो आपको पता होता कि पॉड्स का क्या मतलब होता है, और वो यहाँ पे जो चल रहे हैं लिस्ट तो नजर आ रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है पता है? इसका आयशा क्या मतलब है? ठीक है, तुम्हारे कान खींचने चाहिए, ठीक है। तो पॉड्स कोई चीज होती है, वो आप स्लाइड में पढ़ लेना, पीछे डिस्क्रिप्शन दी है। वो नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे सिर्फ आउटपुट नजर आएगी, ये नहीं पता चलेगा कि यार ये किस मकसद के लिए क्या दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है हमें, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि बेटा पॉड्स जो हैं ये कोई काम कर रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारी एप्लीकेशन की एक एंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर रिपीट करता हूँ तुम लोगों के लिए, आयशा सुन लो गौर से। हमने मिड टर्म के एग्जाम में आपको एक काम दिया था, उस काम के लिए आपको कितने कंटेनर चाहिए थे? दो कंटेनर चाहिए थे। कौन कौन से? एक फ्रंट एंड का था और एक बैक एंड का था। एक पे फ्रंट एंड स्ट्रीमलेट में चल रहा था, एक पे बैक एंड किस में चल रहा था? बैक एंड किस पे चल रहा था? फास्ट एपीआई पे चल रहा था, ठीक है। तो दो कंटेनर हो गए। तो अब हमारी एप्लीकेशन क्या इनमें से किसी एक पे चल सकती है?
चलाने के लिए दो ही चीजें चाहिए होंगी। ठीक, जब दो ही चीजें चाहिए होंगी ना, तो हम इन दोनों का एक पॉड बना देंगे। ठीक है, एक पॉड के अंदर दो कंटेनर्स होंगे, फास्ट एपीआई का और स्ट्रीमलेट का। इन दोनों की चूंकि हमारी एप्लीकेशन को चलने की रिक्वायरमेंट, अगर इसी का चार की रिक्वायरमेंट होती तो हम वो चारों कंटेनर का एक पॉड बना देते। तो पॉड एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन की एक एंटिटी हो गई कि जब भी आपको एप्लीकेशन चलानी होगी तो आपको वो चार सर्वर चलाने होंगे या दो सर्वर चलाने होंगे इस वाले केस में, तो आप उन दोनों सर्वर का एक पॉड बना दोगे। अब क्या करोगे, आप वो पॉड एक्टिवेट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगी। वो सारी डिपेंडेंसीज जितनी भी आपके, अगर छह एप्लीकेशन को चलाने के लिए सर्वर चाहिए, कंटेनर चाहिए, तो आप उन छह के ऊपर मुश्तमिल एक पॉड बना दोगे। तो पॉड एक तरह का आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक एक सेटिंग होती है कि उसके अंदर जितने भी आपको कंटेनर, जितनी भी चीजें चाहिए, वो सारी उस एक के अंदर आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉड की लिस्ट मिल गई। अब ये पॉड बनाने कैसे है? ठीक है, लिस्ट तो हमें मिल गई। पहला जो पॉड चल रहा था मुख्तलिफ तरह के, वो चल रहे थे इसलिए कि हमारा कंट्रोल प्लेन रन हो रहा था। अगर हमने अपना कोई पॉड बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो kubectl run पॉड नेम, यानी कि हम उसका पॉड का नाम देंगे और माइनस माइनस इमेज करके इमेज का नाम देंगे। और ये इमेज उसी तरह का है जिस तरह का हमने डॉकर के अंदर कंटेनर बनाते हुए यूज किया था। गॉट इट? इसके नीचे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये दिया हुआ है kubectl run, और nginx एक वेब सर्वर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पॉड का नाम दे दिया nginx। इसकी जगह मैं अपना नाम भी दे सकता था, आपका नाम भी दे सकता था, कोई रोल नंबर भी दे सकता था, या अगर मेरे पास 10 वेब सर्वर चलने हैं तो मैं कहता कि माई यूनिवर्सिटी वेब सर्वर, इसका नाम मैं ये भी देता यार ये यूनिवर्सिटी का सर्वर चल रहा है। फिर अगर मैंने कोई माई बैंक का सर्वर चलाना होता तो मैं उसका नाम माई बैंक सर्वर यहाँ दे देता। तो ये वाला जो पॉइंट है nginx वाला, यहाँ पे एक्चुअली आपकी पॉड का नाम आ जाएगा जो भी आप नाम उसको देना चाह रहे हैं, और माइनस माइनस इमेज में आप उस कंटेनर के इमेज का तस्करा कर दोगे जिसकी बेस के ऊपर आप अपना ये पॉड एक्टिवेट करना चाह रहे हो। ठीक है ना? तो इस कमांड से क्या होगा कि आपके पास एक कंटेनर क्रिएट होगा और उस कंटेनर के अंदर एक पॉड क्रिएट होगा जिसके अंदर एक ही कंटेनर होगा, और वो कंटेनर इस वाले इमेज के ऊपर बेस कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुंच के आप अपना क्यूबरनेटिस के ऊपर पहला पॉड क्रिएट कर लो। ठीक है, और ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि इसके लिए इसको nginx डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपका आमना हुआ है कि नहीं? बन भी गया? क्यों कि आपके डॉकर में ना शायद ये nginx, हमने जो पहले प्रैक्टिस की थी तो ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ था, उसको वो nginx डाउनलोड ही करना पड़ा। उसने फटाफट इसके ऊपर nginx का जो लेटेस्ट वाला वेरिएंट था उसकी बेस पे पॉड बना दिया। अब अगर आप पिछली वाली कमांड रन करो, वो कमांड थी लिस्ट करने वाली। ठीक है, तो वो पॉड वाली, तो देखो अब इसके अंदर एक ज्यादा हो गया। ये देखो ये आ रहा है। ठीक है ना? तो आप देखोगे जब आप ये वाली कमांड रन करोगे गेट पॉड्स वाली, तो अब आप देखोगे कि इसके अंदर एक नए पॉड का इजाफा हो गया और ये वो पॉड एनजिनिक्स वाला होगा। ठीक है ना? तो आपने, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली अपना पॉड क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आपके उस कुबरनेटिस के ऊपर आपका ये पहला पॉड चलना शुरू हो गया है। अच्छा, अब अगर आपने एक पॉड बना लिया, अब आपको उसका यूजेज खत्म हो गया और आपने उस पॉड को डिलीट करना है, तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो है kubectl डिलीट पॉड्स और पॉड का नेम। तो अगर आप ये कमांड रन करें, जो आपने अभी पॉड बनाया, ये नॉर्मली एनजिनिक्स के नाम से बनाया होगा आपने। ठीक है, ये जो भी आपने नाम दिया था आपने उसमें कस्टम उस पॉइंट पे, तो वो जो भी नाम दिए, अगर आप ये वाली कमांड इशू करो इस पॉड को डिलीट करने के लिए, kubectl डिलीट पॉड्स और आगे वो जो आपने नाम दिया था वो, तो ये आपका ये वाला पॉड डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद आप जाके दोबारा से वो माइनस माइनस ऑल नेम सर्वर वाली कमांड चलाओ, तो देखोगे कि ये पॉड अब आपको वहां पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, वो लोग जो स्टिल अभी इंस्टॉलेशन वाले मरहले में फंसे हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तस्वीर ले लें, ताकि वो कमांड अपने पास यहाँ पे रन कर सके। ठीक है ना? क्योंकि टाइम है थोड़ा सा कम, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए।
अच्छा, अब हमने कहा था कि एक्चुअली जब हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं इस सारे एनवायरनमेंट में, तो अ, अच्छा, अब हमने डिस्कस ये किया था कि हम जब ये पॉड्स पे काम करते हैं, तो ये तो एक्टिविटी हो रही होती है, लेकिन प्रोफेशनली काम करने के लिए हम डिप्लॉयमेंट्स बनाते हैं। एक्चुअली डिप्लॉयमेंट वो मेन फैक्टर होता है जिसके ऊपर हमारा ये सारे का सारा काम जो है डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। इसके अंदर हमने वो रेप्लिका सेट भी डिस्कस किए थे कि कुछ रेप्लिका सेट होते हैं। तो जब हम वो वैल्यू दे देते हैं किसी रेप्लिका सेट की, तो उतने नंबर ऑफ पॉड्स जो हैं वो हमारा क्यूबरनेटिस रन करना शुरू कर देता है। तो अगर उन नंबर ऑफ पॉड्स में से कोई एक आध नंबर क्रैश कर जाए या रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, तो हमारा क्यूबरनेटिस ये इंश्योर करता है कि उतने नंबर ऑफ पॉड्स, उतने नंबर ऑफ रेप्लिका रन होते रहें। तो फौरन से वो उसकी एक और इंस्टांस को स्टार्ट करवा देता है। तो इस काम को करने के लिए जो कमांड है वो है kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट नेम माइनस माइनस इमेज, और वही इमेज का नाम जिसे हमने पॉड बनाते हुए किया था। और आगे जो एक्चुअल इसके अंदर चेंज है वो है माइनस माइनस रेप्लिकास। तो उसके बाद आप नंबर ऑफ रेप्लिका दे देते हो जितने आप इस वाले डिप्लॉयमेंट के अंदर जो पॉड्स बन रहे हैं उनका वो आप नंबर मेंटेन रखना चाहते हो। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे है kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, मैंने उसका नाम वही एनजिनिक्स दे दिया। माइनस माइनस इमेज में मैंने उसको बता दिया कि आप एनजिनिक्स का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करो, और उसके जो रेप्लिकाज हैं वो 3 कर दिए। तो इसने क्या करना है, उसने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर देनी है। तो उसके बाद जब मैंने kubectl गेट पॉड्स की कमांड दी, तो उसने मुझे दिखा दिया कि इसने एनजिनिक्स के लिए 3 पॉड्स रन कर दिए, क्योंकि मैंने वहां रेप्लिकाज में डिप्लॉयमेंट में उसको कहा था कि मुझे 3 कम से कम इसके इंस्टेंस हर टाइम चाहिए। तो इसने यहाँ पे देखिए ये 3 इंस्टेंस इस हवाले से रन कर दिए। ये मैंने सारा पहले बताया था ना, उस टाइम तुम सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। अब इसमें पढ़ लेना। सही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये kubectl गेट पॉड्स की मदद से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ आपके वो जो पॉड्स के वेरिएंट्स हैं या पॉड्स की इंस्टांसेस हैं वो रन हो रहे हैं। और क्रिएट करने के लिए जो आपकी कमांड है वो ये वाली है, kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नाम, उसके बाद माइनस माइनस इमेज और इमेज का नाम, और रेप्लिकाज में जितने नंबर ऑफ आप उसके रेप्लिका चलाना चाह रहे हैं, जितने नंबर ऑफ उसके इंस्टांसेस चलाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, ये 3 वाली, 2 वाली, 4 वाली, 5 वाली। लेकिन कोशिश ये करें कि आप 3 वाली ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं फिर इसको आपको चेंज करना भी सिखाऊंगा अभी कि अगर आपने ये नंबर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। चलें, आप सब लोगों की अब ये एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी और आपने वेरीफाई भी कर लिया होगा कि आपके इसके अगेंस्ट वो इमेजेस बने हैं कि नहीं। ठीक है ना। उसके लिए सेकंड कमांड लिखी हुई थी kubectl गेट पॉड्स की। उससे आपको नजर भी आना शुरू हो जाएंगे कि उसके अगेंस्ट आपके 3 रेप्लिकास तैयार हो गए, रन हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने स्केल करना है। सपोज हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमारे सिस्टम पे लोड आ गया यूजर्स का, तो अब हमें 3 सर्वर से वो हम लोड फुलफिल नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हमें स्केल अप करना है। तो स्केल अप के लिए जो कमांड है वो ये वाली होगी, kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम, और माइनस माइनस रेप्लिकास, तो आगे वो जो नंबर ऑफ रेप्लिकास है। तो हमारी जो डिप्लॉयमेंट का नाम था पिछली वाली इस एग्जांपल में वो था एनजिनिक्स। ठीक है। आपने जो भी नाम दिया था वो यूज कर लें। उसके लिए आप कमांड दे दें kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट एनजिनिक्स, यानी कि डिप्लॉयमेंट का नाम जो हमने रखा हुआ था, माइनस माइनस रेप्लिकास, और अब हमने 5 कर दिए रेप्लिकास को। पहले हमने 3 किया था, 3 चल रहे थे। हम सपोज करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यूजर का लोड आ गया, अब हमने इसको स्केल अप करना है, हमने 5 करने हैं। तो ये कमांड देने के बाद जब हम दोबारा से kubectl गेट पॉड्स करके इसको वेरीफाई करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसी के 5 सिस्टम रन होना शुरू हो गए होंगे। ठीक है। मैंने कमांड रन करने के फौरन बाद ये kubectl की कमांड चलाई थी, तो देखिए ये बता रहा है कि वो पुराने वाले 3 तो रनिंग स्टेटस में आ रहे हैं, जबकि बाकी के जो हैं 2 उनका कंटेनर अभी क्रिएट हो रहा है। तो उसके थोड़ी देर के बाद जब ये आप इसको दोबारा वेरीफाई करेंगे तो वो दोबारा रेडी स्टेट में आ चुके होंगे। ठीक है ना। तो इस वक्त ये कंटेनर क्रिएट हो रहे थे जब मैंने ये अपने पास कमांड रन की। बहरहाल आपके पास अब ये स्केल अप की कमांड सक्सेसफुली जब रन हो जाएगी,
तो आपके पास वो 3 से 5 कंटेनर रन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओवरलोड बढ़ता है, आप इसको 10 कर दें, 10 कंटेनर रन हो जाएंगे। और अब आप लोग ये काम करें कि 5 वाला पहले वेरीफाई करें कि आपके पास 5 हुए कि नहीं हुए। 5 जब आपके पास वेरीफाई हो जाए तो आप इसको 2 पे लेके आए, स्केल डाउन भी करें। और स्केल डाउन करके मुझे दिखाएं, मैं आप लोगों के पास आके चेक करता हूं कि आपने पहले ऊपर जाके मुझे दिखाना है हिस्ट्री में से अपनी कमांड प्रॉम्प्ट की, कि पहले आपके 3 आ रहे थे जब आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था डिप्लॉयमेंट को, फिर आपने इसको स्केल अप किया तो वो 5 पे चले गए, और देन जब आपने स्केल डाउन करके इसको 2 पे लेके आना है। अच्छा, अब हम इसमें देखने लगे हैं आगे कि हमने सर्विस कैसे क्रिएट करनी है, हमने डिप्लॉयमेंट क्रिएट की, ठीक है। पॉड क्या होते हैं, आपकी एप्लीकेशन का एक कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन को फ्रंट एंड और बैक एंड चाहिए, तो दोनों मिला के हम एक पॉड बना देंगे। जब हम पॉड चलाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन चल पड़ेगी, बैक एंड भी और फ्रंट एंड भी, ठीक है, ये पॉड होता है। फिर उसके बाद हमने उस पॉड के लिए एक डिप्लॉयमेंट बना ली। उस डिप्लॉयमेंट में हमने नंबर ऑफ सेक्शन फिट कर दिए, तो उसके उतने नंबर ऑफ सर्वर एक्टिवेट कर दिए। उसके बाद जब रश पड़ा, हमारे सिस्टम पे लोड आया, उसकी अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हुई, परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हुई, तो हमने उसको अप कर दिया। अब स्केल अप करने से क्या हुआ कि हमारे ज्यादा सर्वर रन होना शुरू हो गए। फिर सपोज रश कम हो गया, लोड कम हो गया, तो हमने सर्वर कम कर दिया, स्केल डाउन कर दिया, ठीक है। अब हम क्रिएट करने लगे हैं एक सर्विस, ताकि हमारी इस बनाए हुए वट एवर पॉड्स को एक्सटर्नल पार्टी यूटिलाइज कर सके। तो सर्विस बनाने की जो कमांड होती है वो होती है kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट नेम। यानी कि यहां पे हमें चाहिए होगी कोई डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुई हुई, ठीक है। माइनस माइनस पोर्ट, किस पोर्ट पे हम उसको वो मैनेज करना चाह रहे हैं, और माइनस माइनस टाइप और नोड पोर्ट, यानी कि नोड की पोर्ट के ऊपर वो इसको मैप कर दे, ठीक है। इसकी एग्जांपल के तौर पे हमारे पास kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट स्लैश डिप्लॉयमेंट का नाम, हमने नाम क्या दिया था, nginx, ठीक है। आपने अभी एबीसी के नाम से डिप्लॉयमेंट किए तो आपने वहां पे एबीसी देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने अपना नाम दिया हुआ है वो है। और फिर माइनस माइनस पोर्ट हमने 80 दे दी, और माइनस माइनस टाइप, तो नोड पोर्ट, ये इसका रिजर्व वर्ड है, इससे मुख्तलिफ तरह की रिजर्व टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो इन दो जगहों पे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने सर्विस अपनी डिप्लॉयमेंट का नाम बनाया था, यहाँ पे हम वो नाम देंगे, और उसके बाद हम एक सर्विस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं बता देगा कि यार ये वाली सर्विस एक्सपोज हो गई है। इससे क्या होगा कि अब हमारी एक्सटर्नल एंटिटी इस सर्विस को यूज करने के काबिल हो जाएगी उस पोर्ट के ऊपर जो हमने यहाँ पे इसको बताई हुई है, ठीक है। तो ये वाली आप एक बार कमांड सर्विस की रन कर दें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ऑलरेडी 5:05 हो चुके हैं, और हमने अभी कुछ आखिरी वाले एस्पेक्ट इसके कवर करने हैं। तो होपफुली वो हम 5:20-22 तक कर लेंगे, अगर हम थोड़ा सा स्पीड में चले। तो आप जल्दी से ये वाली सर्विस एक क्रिएट कर लें, सो दैट हम अगली एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें इसके ऊपर। होगी उमर, क्लियर है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्विस बना ली, और सर्विस के अगेंस्ट किसी खास पोर्ट के ऊपर अपने उस पॉड के अंदर चलने वाली चीजों को एक्सपोज भी कर दिया। अच्छा, अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में इस वक्त कौन कौन सी सर्विसेज बनी हुई हैं, और वो किस किस आईपी पे और किस किस पोर्ट के ऊपर रन हो रही हैं। तो उसके लिए जो कमांड है वो है kubectl get services। तो जब आप ये वाली कमांड दोगे, तो आपके सिस्टम पे इस वक्त जो क्यूबरनेटिस रन हो रहा है, उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी, प्लस उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी सामने आ जाएगी कि इस वक्त इनके ऊपर कौन कौन सा आईपी मैप हुआ हुआ है, और वो किस किस पोर्ट के ऊपर रन हो रही है, ठीक है। सर्विसेज भी नजर आ गई, बना भी ली और देख भी ली। उसके बाद जो अगली चीज है वो है सर्विस को डिलीट करना। तो अगर हमने कोई सर्विस बनाई थी, यूज की थी, अब वो जरूरत में नहीं रही हमारी, तो अगर हम उस सर्विस को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड होगी वो kubectl डिलीट सर्विस, और आगे सर्विस का नाम है। तो अभी आपने जो भी nginx की, एबीसी की, जिस नाम से भी सर्विस बनाई है, आप उसको डिलीट करना चाहें और कर भी लें, क्योंकि कोई मसला नहीं, दोबारा बना सकते हैं पिछली वाली कमांड के थ्रू। तो आप ये वाली कमांड दे दें kubectl डिलीट सर्विस, और आगे उस सर्विस का नाम, तो ये आपको बताएगा कि आपकी सर्विस डिलीट हो गई है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पॉड बनाना सीखे, फिर हमने डिप्लॉयमेंट बनाना सीखी, फिर उन डिप्लॉयमेंट्स को स्केल अप और स्केल डाउन करना सीखा,
और फिर हमने सर्विस क्रिएट करके उसको वर्ल्ड के लिए एक्सपोज करना सीखा, और अब हमने सर्विस को डिलीट करना भी सीख लिया। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है आपके सामने कि देखिए, आप चाहें तो आप बजाय उस सर्विस को एक्सपोज करने के, आप इसको बाइंड भी करवा सकते हैं। दूसरा वे आउट है, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द पोर्ट के थ्रू भी आप यही वाला काम अचीव कर सकते हैं जो आप पहले सर्विस के थ्रू कर रहे थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेके चलते हो। इधर आप सर्विस के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करते हो या आप उसके थ्रू। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू, तो आपके लिए जो कमांड होगी वो होगी kubectl पोर्ट डैश फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट स्लैश उस डिप्लॉयमेंट का नाम, और आगे पोर्ट मैपिंग आप दे देते हो कि उस डिप्लॉयमेंट की 8080 पोर्ट को आप यहां पे 80 नंबर पोर्ट पे मैप कर दो, ठीक है। तो एक होता है कि आप सर्विस क्रिएट करवाते हो उस डिप्लॉयमेंट के अगेंस्ट और उसको यूज करते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली पोर्ट फॉरवर्ड कर दो, तो आपके मेन मशीन की इस वाली पोर्ट पे जो भी ट्रैफिक आएगी वो ऑटोमेटिकली इंटरनली उस वाली डिप्लॉयमेंट को फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। जिसकी एग्जांपल भी हमने दे दी। देखे, यहाँ पे हमने जब ये कमांड चलाई तो ये कमांड अब हमारे हाथ से कमांड टर्मिनल निकल गया, इसने इसको कवर कर लिया। अब इसने हमें वापस रिप्लाई नहीं किया, वो जो हमारे पास नई कमांड लिखने के लिए जगह आती है, इसने इसको होल्ड कर लिया, ठीक है। अब इससे पोर्ट फॉरवर्डिंग इंप्लीमेंट कर दी। अब क्या होगा कि जो ही कोई भी 8080 के ऊपर कोई कमांड कोई बंदा एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको फॉरवर्ड कर देगा 80 नंबर पोर्ट पे। तो हमने जब यहाँ पे देखे 8080 को सेलेक्ट किया तो इसने वहां पे nginx सर्वर हमें चलता हुआ दिखा दिया, उसका मैसेज दे दिया, ठीक है। दो तरीके हो गए, चाहे तो हम सर्विस बना के उसके थ्रू अपनी जो पोर्ट चल रहा है उसको एक्सपोज कर सकते हैं, चाहे तो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सॉरी। अब ये डिपेंड करेगा कि आप लोग किस वाले सिनेरियो को फॉलो करते हो। यहां तक जितना काम था ना वो हम कमांड से कर रहे थे, तो कमांड के लिए तो फिर वही वाली बात होगी जो आम नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन में होता है कि यार आप लोगों का एक बंदा बैठा हुआ है जो देख रहा है, देखने के बाद उस सारे को मैनेज कर रहा है, कभी अप कर रहा है कभी डाउन कर रहा है। तो उसका मतलब है कि एक बंदा तो बैठा दिया, तो ऑटोमेशन कहां गई, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो गूगल ने बिलियंस ऑफ कंटेनर चलाने हैं, तो वो बंदे बैठ के मैनेज कर रहे होंगे, तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली जो ब्यूटी ऑफ द कुबरनेटिस है वो यहां पे आती है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड रन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का मतलब है कि अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कोड की फाइल में इंप्लीमेंट करो, जो कि यकीनन YML की फाइल होगी, YML वाली, और उसके बाद आप इस फाइल को अप कर दो, क्यूबरनेटिस को ये वाली फाइल दे दो, तो इस फाइल में जितने कंटेनर, जितनी सर्विसेज, जितनी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो बनी हुई हैं, वो सारी की सारी अप हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो ऑटोमेशन का पॉइंट आता है, लेकिन उससे पहले आपको वन बाय वन हाथ से कमांड करवाने का मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा सर्विसेज बन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। वो आप लोगों ने kubectl की कमांड से करवाई थी। अब हम यही काम एक छोटी सी फाइल में ये सारी बातें लिखेंगे, उस फाइल को रन करवाएंगे, तो हमारे वो सारी सर्विसेज, वो सारी चीजें आप होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे जो पार्ट्स हैं वो एपीआई बनियन होता है, काइंड होती है, मेटा डेटा होता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या होता है, स्पेक्स में क्या लिखते हैं। रेप्लिका से आपको पता है, तो रेप्लिका में आप मेंशन कर देते हो कि कितने रेप्लिका होने चाहिए सिलेक्टर। तो ये देखो, ये है कमांड हमारी, ये हमारी एक YML फाइल है। हमने क्या किया, ये आप लोगों को मिल जाएगी स्लाइड जब, तो आप इसको यहां से टाइप ऑन कर लीजिएगा। मैंने इसको कहीं अपलोड नहीं किया हुआ, तो ये देखो, ये बता रही है कि हमारा एपीआई का वेरिएंट क्या है, काइंड क्या है। तो काइंड है कि हम क्या बनाने लगे इस फाइल के अंदर, तो हम एक डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं, ठीक है। उस डिप्लॉयमेंट का नाम क्या होगा, वही nginx दे दें, माई डिप्लॉयमेंट वट दे दें, उस नाम से डिप्लॉयमेंट बन जाएगी। उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके रेप्लिकास क्या होंगे, 3 होंगे। उसके अंदर कौन सी ऐप चल रही होगी, यहाँ पे आप वो अपनी, जिस तरह आपने फास्ट एपीआई वगैरह वाली एप्स पर आई थी ना, यहाँ पे आप वो वाला नाम दे दोगे, ठीक है। टेम्पलेट के अंदर ये 3 चीजें तो सीधी सीधी जा रही हैं। लेबल क्या लगेगा उस ऐप को, माई ऐप का। उसके बाद स्पेक्स में कंटेनर का नाम क्या होगा, माई कंटेनर, जो इसके लिए, इसको रन करने के लिए कंटेनर बनेगा, उसका नाम आपने बता दिया। वो किस इमेज पे बेस होगा, तो जैसे हमने वहां nginx किया था या कोई और इस तरह आपने कस्टम इमेज बनाया था, याद है हमने फास्ट एपीआई में और बाद वाले में कस्टम इमेजेस, अपने कस्टम कंटेनर्स बनाए थे, तो उनके इमेज बने थे। तो अगर हमने अपनी एप्लीकेशन रन करनी होगी तो यहाँ पे इमेज के अंदर हम अपने उस वाले इमेज का नाम दे देंगे कि यार इस
वाले पॉड के अंदर आपने मेरा वो इमेज चलाना है, वो इमेज एग्जीक्यूट करना है जो आपने ऑलरेडी डॉकर के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो इमेज का नाम दे दोगे और किस पोर्ट पे चलाना है कंटेनर की, यहाँ पे वो चीज मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे आप एक YAML के अंदर ये पूरा टेम्पलेट एक क्रिएट कर लोगे, ठीक है, जिसमें आपने रेप्लिकास भी मेंशन किए हैं यहाँ पे, इसे कितने रेप्लिकास होने चाहिए। ये सारी फाइल बनाने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल कमांड दोगे, kubectl अप्लाई -f और फाइल नेम। अब मेरी इस फाइल का नाम था फॉर एग्जांपल x.yml, ठीक है। तो मैंने यहां पे कमांड दी kubectl अप्लाई -f x.yml। ये देखिए ये कमांड यहां लिखी हुई है। तो उसने कहा कि मैंने ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने kubectl गेट पॉड्स किया तो मेरे सामने वो सारे के सारे पॉड्स जो रन हो रहे थे आना शुरू हो गए। ये 3 पॉड्स वो आ रहे हैं वो जो मैंने nginx की सर्विस आपको डिप्लॉय करने की एग्जांपल्स के तौर पे रन किए थे। और ये माय डिप्लॉयमेंट वाले पॉड्स वो आ रहे हैं जो मैंने बेसिकली अभी इस वाली फाइल को चलाया, इस वाली कमांड को चलाया तो इसकी मदद से बनाए माय डिप्लॉयमेंट के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मेंशन हुआ था माय डिप्लॉयमेंट, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से आप अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसकी पहले YAML फाइल में कोडिंग कर लेते हैं, उसमें सारी सेटिंग मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद आप इस फाइल को जाके कहीं पे भी चलाएंगे, वहां पे आपके फौरन से ये वाली सर्विसेज आप पहुंच जाएंगी और चलना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, कि आप सारी चीजों को पहले अपने पास एक फाइल में सेटल कर लेते हैं और जस्ट उसके बाद उस फाइल को रन करते हैं तो आपकी सारी सर्विसेज अप हो जाती हैं। और अगर आपने कहीं और जाना है, स्केल अप स्केल डाउन तो हमने देख लिया, अब आपने कहीं और जाना है, कोई और से मुराद है कि आप कहते हो कि यार मैंने गूगल क्लाउड पे नहीं अपनी होस्टिंग करनी, मैं अब जा रहा हूँ स्विच हो रहा हूँ अमेजन के ऊपर। अमेजन पे जाके अभी x.yml चलाओगे तो वहां पे सेम टू सेम चीजें खड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, आपने 3 इमेज बना दिए, तो वो 3 इमेज क्या काम कर रहे होंगे। अब यूजर जब आएगा आपके पास तो वो कहां जाएगा, 3 सर्वर चल रहे हैं तो उसमें से किस सर्वर के पास सर्विस लेने जाएगा। इस काम के लिए जो चीज प्रोफेशनली यूज होती है उसको कहते हैं लोड बैलेंसर, ठीक है। तो लोड बैलेंसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल होता है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि जब आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होती है यूजर्स की, तो नीचे आपके जितने भी वो सर्वर चल रहे होते हैं उनमें वो बैलेंस करता है लोड को। तो फॉर एग्जाम्पल पहली क्यूरी आई, अब आपके 3 पॉड्स चल रहे थे, पहले बंदे ने जब आपकी वेबसाइट को एक्सेस किया तो पहले पॉड पे भेज देगा, दूसरे ने किया तो दूसरे पे, तीसरे ने किया तो तीसरे पे, चौथे ने किया तो फिर पहले वाले पे, फिर दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे। तो ऐसे वो बैलेंस लोड रखेगा इन तीनों सर्वर्स के ऊपर जो आपने अभी बनाया है, ठीक है ना। अब ये जो लोड बैलेंसर है ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, इसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा किसी डिप्लॉयमेंट पे। तो जैसे हमने जब डिप्लॉयमेंट बना लिए, ठीक है, तो उसके अंदर हम मेंशन कर देंगे कि यार इसमें हमने किस तरह से लोड बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने आपको दोबारा से एग्जांपल के लिए, पहले हमने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट की उसी वाली कमांड से जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब उस डिप्लॉयमेंट पे मैंने लोड बैलेंसर लगाना है, तो मैंने पहले क्रिएट किया डिप्लॉयमेंट को जिसका नाम मैंने लिखा माई लोड बैलेंसर डिप्लॉयमेंट, माई LB डिप्लॉयमेंट, जो भी आप नाम दे दें, माइनस माइनस इमेज। आगे मैंने कोई इमेज मेंशन कर दिया, पहले हम वो एनजिनिक्स सर्वर कर रहे होते थे, इस बार मैंने किक बेस डॉट इको सर्वर डॉट लेटेस्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके इमेज का या कस्टम इमेज का नाम आ जाएगा, ठीक है। जब मेरी डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी किसी नाम से, अब मैंने उस पर लोड बैलेंसिंग करनी है, बिकॉज उसमें मैंने कोई रेप्लिकास बनाए होंगे ना 3 या 4। अब जाहिर है रेप्लिका बनाने का फायदा ही तब होगा जब मैं उसमें लोड बैलेंसिंग करूंगा, ताकि जब यूजर का लोड आए तो उन तीनों सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहां पे जो कमांड होती है वो है kubectl एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम दे दें, माइनस माइनस टाइप लोड बैलेंसर, माइनस माइनस पोर्ट और पोर्ट का नंबर। अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप इसको बता रहे हैं कि मैं इस वाली डिप्लॉयमेंट पे, लो जी मेरा सेल खत्म हो गया, इस वाली डिप्लॉयमेंट पे लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं, एक्सपोज करना चाह रहा हूं लोड बैलेंसर को, और वो इस वाली पोर्ट पे करना चाह रहा हूं, ठीक है, जिसकी एग्जांपल दी हुई है। अभी क्या करेगा कि यहां देखिए जब मैंने दोनों कमांड रन की तो उसने कहा कि यार ये वाली सर्विस मैंने एक्सपोज कर दी है। अब क्या होगा कि अब जो जो नई क्यूरीज आएंगी वो इन तीनों सर्वर्स पे लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी जो सिस्टम है उसके ऊपर, उन नोड्स के ऊपर, उन पॉड्स के ऊपर लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आखिर में आप लोगों की आसानी के लिए ये सारे काम हमने कमांड से किए, ठीक है, वो आपके पास चल रही हैं कमांड वाले वेरिएंट सारे। अब आप ये कमांड रन करें, मिनी क्यूब डैशबोर्ड,
ठीक है, तो आप सबके सामने एक ब्राउजर खुल जाएगा और उस ब्राउजर में आप देखोगे कि वही जो सारे आपके पास पॉड लिस्ट के अंदर आ रखे गेट पॉड्स ये वो फलाना ढंग का, वो सारे आपके पास ग्राफिकल फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो ये लिंक भी बताएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अब आपका सर्वर चूंकि हैवी हो गया, आपने मुझे लगता है स्केल अप शप काफी सारे किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा। एनीवे, चलने के बाद ये जो डैशबोर्ड है इसका जो सिस्टम है, जब ये चलेगा तो ये आपके सामने ऐसा एक वेब ब्राउजर खोल देगा और उस वेब ब्राउजर में आपके पास वो सारी उन चीजों को मैनेज करने की फंक्शनैलिटी आ रही होगी। ठीक है, बस ये कर लेगा, कोई मसला नहीं। अभी आपके पास असल में पॉड्स भी चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स भी हुई हुई है ना, तो आपके सिस्टम पे लोड इस वक्त बड़ा ज्यादा पड़ा होगा। अगर आप यहाँ से इसका वो मैनेजर लगा के देखो तो अच्छी खासी इसने रैम शैम पकड़ी होगी। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और टास्क मैनेजर भी जाके देखो, काफी आपके स्पेक्स जो है ना परफॉर्मेंस के थोड़े से हाई जा रहे होंगे। एनीवे, उधर चले जाओ ना, पहले वो देखो। तो ये भी आपके सामने ना, ये भी ना खोल लेगा ये अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी आपका एच ब्राउजर, और उस एच ब्राउजर में ना आपका ये डैशबोर्ड चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इन द मीन टाइम जब तक आपका ये चलता, आज की क्लास के बारे में कोई सवाल है? क्लियर है? ठीक है, बस आप लोगों ने मुझे अपना ये एक बार ये चलता हुआ दिखाना है, ये जो डैशबोर्ड है, और देन फिर हम इसको